योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में पतंजलि ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2 कदम बढ़ाते हुए सूर्य से प्राप्त होने वाली अनंत ऊर्जा स्रोत के विभिन्न उपकरणों का निर्माण आरंभ कर दिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में स्थापित इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोलर पीवी पैनल्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर वाटर पंप्स, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी व सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स आदि का उत्पादन किया जा रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को दिल्ली में लॉन्चिंग कर अनेक उद्देश्यों को एक साथ साधा है। इस सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुभारंभ के लाभ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मुक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, रुपए के अवमूल्यन की रोकथाम, पर्यावरण की सुरक्षा, अक्षय, सस्ता व अनंत ऊर्जा का स्रोत, ग्रामीण ऊर्जा संकट का निवारण, रोजगार के अनेक अवसर, उज्जवल, प्रदूषण मुक्त व समृद्ध भारत का निर्माण। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वदेशी के पूरक माने जाते हैं और पतंजलि ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उपकरणों के उत्पादन से भारतीय बाजार में विदेशी उपकरणों, विशेषकर चाइनीज उपकरणों के दखल को कम करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं इन संयंत्रों के निर्माण, गुणवत्ता, मूल्य तथा उपलब्धता को तय किया है, जिससे कि ये आधुनिक उपकरण भारत के प्रत्येक गांव तक सुलभता से प्राप्त हो सके। ग्रेटर नोएडा में स्थित ये निर्माण इकाई विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप है तथा पूरी तरह ऑटोमेटिक होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं इस मेड इन भारत के अनंत ऊर्जा स्रोत संयंत्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज हम बात करेंगे पतंजलि सोलर एनर्जी का पूरा जो प्लांट और प्रकल्प है इसके संदर्भ में। जो श्रेष्ठतम हमने प्लांट बनाया है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और पतंजलि ने 2 कदम आगे बढ़कर के क्या आपको नया दिया है। पतंजलि सोलर एनर्जी का पूरा प्लांट और उसके आपकी ज़िंदगी में क्या मायने हैं, क्या लाभ है। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए पतंजलि सोलर एनर्जी का हमने टैगलाइन ही रखा है अनंत ऊर्जा स्रोत। और इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पतंजलि एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल हम और कंज्यूम करेंगे उतना ही
हमारा इंपोर्ट बढ़ता है, हमारे भारत के मूल्य का अवमूल्यन होता है, हमारी करेंसी की जो इज्जत है, रेस्पेक्ट है, उसका मूल्यांकन वो कम होता चला जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट हमारा घटना चाहिए। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी सभी दिशाओं से, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह जितना जितना ज़्यादा हम उत्पादकता बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उतनी उतनी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उतनी उतनी हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारा सरप्लस होगा, डेफिसिट कम होगा, उतना उतना हमारा रुपया मजबूत होगा डॉलर, पाउंड, यूरो आदि के मुकाबले। हमें एक परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है तो हमें सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाना है। तो पतंजलि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में इस कार्य में एक बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हमारे भाई सुधीर गर्ग जी, जो पतंजलि परिवार से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो सुधीर जी, पतंजलि का यह सोलर एनर्जी का जो पूरा प्रकल्प है, यहाँ दूसरे जितने भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं उनसे अलग कैसे है, इसमें क्या विशेषताएं हैं और इसको हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिए। चरण वंदन स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की मार्गदर्शन से हमने यहाँ पर लेटेस्ट रोबोटिक ऑटोमेटिक वर्ल्ड क्लास मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है स्वामी जी, जिसमें हमारे हाई एफिशिएंसी सेल्स रॉ मटेरियल एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के द्वारा यूज़ होते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक उपलब्धि है स्वामी जी, हम जो एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो हमारे QR कोड आधारित, जो कि ब्लॉकचेन पर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, सारे हमारे प्रोडक्ट्स वो उस लेबल लगेगा उन पे, जिससे कि कस्टमर को उसकी ओरिजिनल, उसकी जेन्युइननेस की गारंटी मिलेगी कि असली है या नहीं। हाँ, असली है और कोई काउंटरफिट नहीं बना सकता, क्योंकि कहीं भी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही वो बनाएगा तो ब्लॉकचेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो हमें पता लग जाएगा। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को वारंटी के लिए अपने बिल रखने की जरूरत नहीं होती, वारंटी सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको। कितने दिन की वारंटी दे रहे हैं हम इसमें? हमारे पैनल्स 25 साल की परफॉर्मेंस गारंटी। 25 साल तक कोई बिल तो संभाल के रख नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो जो आप इसके अंदर लेबल लगाएंगे वो कितने दिन टिकेगा? वो पूरा टिकेगा जी, उस पर पूरे ना बारिश का कोई असर होगा ना कुछ है, मौसम के हिसाब से पूरा बनेगा। कोड QR कोड लगा रहे हैं जी सर, जी वो जो है 25 साल तक 30 साल तक टिका। जी महाराज जी। ठीक है। तीसरा इसका बेनिफिट QR कोड का ये है कि इसमें सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी। आज के टाइम में क्या है, लोग लिखते कुछ है, एफिशिएंसी कुछ निकलती है। तो कस्टमर को उसको स्कैन करके, ऐप आधारित है ये, ऐप से स्कैन करके और उसको पूरा उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिटेल हमारी, ना सिर्फ पैनल के, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सभी में उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। साथ साथ दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। और तीसरा ये है कि अपना फीडबैक भी दे सकता है कि कैसा है, उसमें क्या अपना उसको कुछ सुधार लगता है, कुछ भी है, वो अपना फीडबैक देख सकता है उस ऐप के जरिए। और साथ साथ हमारे लिए भी बेनिफिट ये है कि हम कोई भी प्रमोशनल स्कीम्स देते हैं कस्टमर को, तो वो उस ऐप के जरिए हम प्रमोशनल स्कीम दे सकते हैं। तो QR कोड के जरिए एक तो इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी और इसकी जो एफिशिएंसी उसको पूरा पता लगा सकेंगे जी। और साथ ही साथ आपको जो वारंटी के लिए बिल संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 25 साल तक आप बिल संभालते रहो। तो उस QR कोड के जरिए ही 25 साल तक आपको वारंटी देगा पतंजलि, और दूसरी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट, और वह भी जेन्युइन जो है किफ़ायती मूल्यों पर। और खाली हम सोलर पैनल खाली फैक्ट्री के लिए या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पानी गर्म करने के लिए, वहाँ जो है मशीनें चलाने के लिए और सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए पैनल्स का यूज़ करते हैं। हम किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके संदर्भ में भी
आपको जानकारी देते हैं। इसमें हम सोलर पंप्स के जरिए किसानों को आज के टाइम में पानी की बहुत दिक्कत होती है, या तो बिजली नहीं मिलती, और जब सरकार मुफ्त में बिजली देती है तो वो पानी का दोहन होता है, उसमें पानी चलता रहता है, वो पंप खुला रहता है, तो हम जल संरक्षण में भी इसमें हमारे को सहयोग मिलेगा। तो एक तो सोलर पंप हो गया जी महाराज जी, और सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट हो गई जी महाराज जी, और हम छोटे छोटे किट्स बना रहे हैं ताकि गांव के या बड़े जो उपमहानगर हैं वहाँ पर भी हम होम लाइट सिस्टम, आपके पतंजलि होम लाइट सिस्टम के नाम से, माने अब लोगों को एक तो सरकारी जो बिजली आती है लाइन कट जाती है वो दिक्कत नहीं होगी जी महाराज, और दूसरा घर में जनरेटर लगाते हैं फिर छोटे छोटे, उसमें डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है जी महाराज, उससे भी बचाव होगा। दिन में तो वो डायरेक्ट बल्ब आदि जल जाएंगे, मशीन चल गई और सोलर पंप चल गया, रात को उसको स्टोर कैसे करेंगे? महाराज जी बैटरी है, हर एक अभी तक तो क्या था कि बैटरी लगने से कॉस्ट, उन बैटरी की लाइफ 3 साल के आसपास होती थी, तो हर 3 साल बाद उनको एक मोटा खर्चा करना पड़ता था। तो अब एक बैटरी ऐसी आ गई जिसको हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम लगा देते हैं, इन्वर्टर लगता है इसमें साथ में, तो हाइब्रिड इन्वर्टर ऑप्टिमम यूज़ करता है बैटरी का, क्योंकि बैटरी की लाइफ चलती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से, जितना चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ जाता है उतनी लाइफ कम होती चली जाएगी। इस इन्वर्टर के साथ हमारी बैटरी जितनी ऑप्टिमम यूज़ होगी, जितनी चार्जिंग होगी, वो अगर ग्रिड से आ रही है सप्लाई तो ग्रिड से चार्ज हो जाएगी, सोलर से पहले वो होता है सोलर से चार्ज होएगी, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कम होता है और बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। कितनी ज़्यादा होगी बैटरी की? बैटरी की लाइफ 6 साल कम से कम हो जाती है। तो पहले लगभग 2.5-3 साल की जो आयु हुआ करती थी उसकी, वो बढ़ करके 6 साल हो जाएगी, तो 5-6 साल एक लगभग दोगुनी आयु होगी बैटरी की, ये भी अच्छी बात है। और जो है इसमें आगे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, व्हीकल हैं, उनको भी लोग सोच रहे हैं कि अब ये सोलर पर कन्वर्ट हो जाएं, तो हम डीजल और पेट्रोल की महंगाई की मार से बच सकते हैं। तो इसमें हम क्या सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं? स्वामी जी, आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड रिसर्च चल रहा है, और आप जानते ही हैं कि सब जगह ई व्हीकल्स है, चाहे वो रिक्शा हो गई, चाहे कार्स हो गई, वो काफ़ी यूज़ हो रही है, और रिसर्च चल रही है। रिक्शा तो यूज़ होने से रिक्शा तो हो ही रही है, हिंदुस्तान में भी काफ़ी हो रही है, कारें भी आ गई टू हैं। व्हीलर्स हैं, ये अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे इनके, और सब जगह सबको बैटरी ही चाहिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इक्विपमेंट्स हम डेवलप करके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके मार्गदर्शन से हम इसमें ऑटोमोटिव बैटरीज, ईवी चार्जर्स और ई रिक्शा बैटरीज, जिन पे हमारा स्ट्रेस रहेगा, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होंगी कि उसमें ना तो हम बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के समय एक ये भी चैलेंज है कि बैटरी की कॉस्ट किस तरह से कम करी जाए और ऑप्टिमम चार्जिंग हो जाए, ताकि जितनी आपको एक दिन में, अगर मान लो किसी को शहर में चलना है तो 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 मीटर की चार्जिंग हो जाए, और फास्ट चार्जिंग हो, कि उसको ये नहीं कि 2 घंटे तक चार्जिंग करना है, तो 15 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में ऑप्टिमम चार्जिंग के हिसाब से उसकी बैटरी डिजाइन की जा रही है। 80 किलोमीटर चलना है यदि किसी को, ई रिक्शा ले रखे लोगों ने, और वो पतंजलि का ये सोलर सॉल्यूशन लेते हैं जी महाराज, तो वो 80 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितनी देर चार्ज करना पड़ेगा? अभी ये होगा कि 15 मिनट से आधा घंटे तक में आप 80 तो किलोमीटर सुबह अपना निकले, बिल्कुल, तो आधा घंटा तो चार्ज करने के लिए समय निकाल ही सकता है कि सुबह वो 7 बजे उठा, 6 बजे उठा, क्योंकि रात को 12 बज जाते हैं लोगों को, तो सुबह वो जब निकला तो आधा घंटे उसने चार्ज कर लिया जी, तो वो 80 किलोमीटर तक चला करके फिर यदि आवश्यकता पड़े 80 किलोमीटर और चलाने तो दोबारा आधा घंटे में चार्ज कर सकते। एक इसमें महाराज जी एक चीज़ ऑप्शन और है हमारे पास, अभी हम उसको भी जल्दी ही ले आएंगे, फ्लेक्सिबल पैनल, जो कि ई रिक्शा के छत पे भी लग सकता है, और थोड़ा सा गाड़ियां अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो कार्स की छत पे भी लग सकती है वो तो फ्लेक्सिबल पैनल। फिर उसको दिन भर चार्ज कर लिया तो दिन भर महाराज जी जी जी, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि गाड़ी को कहीं रोक करके चार्ज करना है, रिक्शा को कहीं रोक करके चार्ज करना है जी महाराज, तो वो दिन भर चाहे 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, यात्रा के दौरान भी कंटिन्यू वो चल सकता है। और नाइट के समय चला तो वो चार्ज हो गया, तो दिन छिपने के बाद भी वो जो है जी महाराज 60, 70, 80 किलोमीटर चल सकता है। जी महाराज। देश को आर्थिक गुलामी से मुक्त करने के अभियान के तहत पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में पतंजलि ने भी
पतंजलि परिधान ब्रांड के तहत हर वर्ग व उम्र के लिए गारमेंट्स, आउटफिट, फुटवेयर उपलब्ध करवाया है। पतंजलि परिधान के तहत स्वदेशी कपड़ों के विशिष्ट रेंज, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के मेंसवेयर, वुमेन्सवेयर, किड्सवेयर, फैशन एक्सेसरीज और फुटवेयर तथा होम टेक्सटाइल शामिल हैं। इस कदम से विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कर पतंजलि परिधान बहुत जल्द प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाकर अग्रणी ब्रांड बनेगा। पतंजलि की सौगात हम आस्था, संस्कार और लिव फिट के ब्रांड में 3500 से ज्यादा SKU और 1100 से ज्यादा ऑप्शंस के साथ हम पूरे देश को ये सौगात दे रहे हैं। आपको पतंजलि परिधान की एक छत के नीचे, और उसमें ये आस्था, संस्कार और लिव फिट 3 ब्रांड होंगे, जिसमें लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, किड्स के लिए, योगा और स्पोर्ट्स वेयर, ऐसे 5 कैटेगरीज हैं और सारी एसेसरीज हैं और सारे होम टेक्सटाइल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। भारत हमेशा से ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक देश रहा है। विभिन्न धर्म यहाँ पर फूले फले हैं। केवल उत्तर भारत में ही धार्मिक वस्तुओं का कारोबार 5000 से 7000 करोड़ रुपए का है। आस्थावान देश होने के बावजूद भारत में पूजा सामग्री की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। पूजा के नाम पर नकली घी, विषैले पदार्थों से बनी धूप बत्ती, अगरबत्ती व हवन सामग्री बाजारों में भरी पड़ी है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पतंजलि ने आस्था पूजा सामग्री के तहत हर प्रकार की जरूरतों को पूरा किया है। आस्था पूजा सामग्री के सभी उत्पाद केमिकल रहित हैं। भगवान को यदि हम अशुद्ध पूजा सामग्री अर्पित करते हैं तो उससे फिर पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए पूजा की सामग्री पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए। 100% शुद्ध पूजा सामग्री हो, यह हमारा संकल्प है। हम कपूर जलाते हैं। अब कपूर में एक कपूर आता है 50 रुपए किलो, जिसमें प्योर केमिकल होते हैं। एक कपूर आता है ये 500 रुपए किलो। अब ये अंतर है। हमारी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो तो उसमें घृत भी शुद्ध होना चाहिए। पूजा में मधु का भी प्रयोग होता है तो मधु भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसे ये मधु है तो ये मधु भी हमने शुद्ध उपलब्ध कराया। पूजा के लिए छोटा पैकिंग, नहीं तो पतंजलि का 250 ग्राम से कम तो आपको उपलब्ध ही नहीं होता था हनी। हमने पूजा के लिए स्पेशल 100 ग्राम उपलब्ध करवाया आपको, पूजा के लिए विशेष रूप से। सारी हमारी पूजा की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। अब जैसे कॉर्न्स में ये इस तरह के कॉर्न्स हैं, आस्था कॉर्न, इसमें अलग अलग प्रकार की हैं। सैंडल की है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अलग अलग। ये दूसरी है लोबान वाली है। एक होती है धूप। अब धूप में भी लोग कितने चारकोल, गांव की भाषा में तारकोल जिसको बोला जाता है, सड़क पर जिसको डालते हैं, डांबर, डांबर से लेकर के और जो गाड़ियों के अंदर जो जला हुआ तेल होता है, इंजन आदि में से निकालते हैं, उससे लेकर के वो जलनशील होता है। और ऐसी ऐसी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे। हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको ये आस्था पूजा सामग्री में जो कोण है, ये धूप बत्ती है, ये भी सब पूर्ण शुद्ध रूप में उपलब्ध करवाई। रुई बत्ती भी है, अलग अलग प्रकार के, ये भी आपको उपलब्ध होते हैं।
ये अगरबत्तियाँ हैं। हर चीज़ आपकी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होता है लोगों का कि जहाँ सुगंधी होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आस्था पूजा सामग्री के नाम से पूरी हवन की सारी ये सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इस सामग्री को जब आप प्लेट में डालेंगे, ये मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें बादाम भी हैं, ये ओरिजिनल बादाम है इसके अंदर अलग अलग प्रकार की और औषधियाँ भी हैं। जब इसको आप जो है डालते हैं तभी आपको इसमें दूर से ही सुगंध आने लगती है, इतनी इसके अंदर दिव्यता है। ये जो पूजा सामग्री है, इसमें हम जो भी हव्य अर्पित करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारी जो भी पूजा की सामग्री है उसमें यदि शुद्धता नहीं होगी, उसमें यदि पवित्रता नहीं होगी, तो फिर हम भगवान को कैसे उस अर्घ्य को अर्पित कर पाएंगे। अलग अलग प्रकार की ये जो पूजा सामग्री थी, इसके बारे में भी बहुत से भाई बहनों को पता नहीं था, इसलिए आज हमने आपका इनसे परिचय करवाया। कच्ची खाने का सरसों का तेल जो आप इस्तेमाल करते हो, उसकी पूरी यूनिट है। ये आप पूरे सरसों का यहाँ पर भंडारण है और इसके की पूरी जो प्लांट की जो रचना है वो तो काफ़ी रोचक है। ये अंदर इसके बहुत गहरा टैंक बना हुआ है, 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार बोरियों का पूरा अंदर कैपेसिटी है। ये गड्ढे हैं इसके, यहाँ सारी सरसों खाली होती है, कहीं भी डालो नीचे ऑटोमेटिक चली जाती है, ऑटोमेटिकली बीच में जाएगी। नीचे वो कन्वेयर लगी हुई है, वो खींच के इसको वहाँ पूरी ये कन्वेयर इसके लगी हुए हैं, फिर आगे प्लांट में लेके जाती है। पीछे आपने देखा वहाँ स्टोर था सरसों का, उस वहाँ से वो स्टोरेज से सरसों को उठा करके और फिर इसमें से उसको छाना जाता है। झरना लगा हुआ है यहाँ, जो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ वो झरने में से छन्ने में से छन करके और फिर इसमें आती है, यहाँ से उसको दला जाता है। तो ये जो आप नीचे सरसों देख रहे हैं, ये दली हुई सरसों है और इसमें कंकड़ पत्थर से लेकर के और पूरी सफाई होती है। सफाई होने के बाद में फिर नीचे आप देख रहे हो जो कन्वेयर बेल्ट लगी है, वहाँ नीचे से फिर इसको ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठाने के लिए ये दो बेल्ट लगी हुई है और इसमें से उठाते हैं उसको, स्क्रू कन्वेयर। ये सरसों ऐसे ऊपर से चारों तरफ इस पाइप के माध्यम से सब जगह सप्लाई होती है, फिर उसमें इससे खोला और बंद किया जाता है और उसमें से ऐसे ये सरसों निकलती है और ये ऐसे ये सरसों ऐसे फिर इसमें घुटाई होती है। 104 कोलू लगे हुए हैं, 45 मिनट में ये घानी तैयार हो जाती है। यहाँ भी इसमें से झल उठ रही है और अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है। थोड़ी देर में जब पूरा और घुट जाएगा तो अभी भी मेरी आंखों में झल लगना शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर में फिर इसमें आंखों के अंदर पानी आने लगता है और ये सारे जो कोलू हैं इनमें इसके अच्छे से घुटाई होती है। तो एक तो वो मिल होती थी, उसमें कोलू में डाला और ऐसे पीस देते थे। ये कच्ची घानी का तेल इसलिए कहते हैं इसको कि ये जो 30 डिग्री टेम्परेचर पर ये तेल निकलता है और ये कोलू के अंदर ये लकड़ी है, ये लकड़ी का ये कोलू है। अब इसमें झल बहुत उठ रही है और इसलिए कच्ची घानी के तेल में वो होता है, उसमें झल बहुत आती है। ये है अलग अलग साइज के ये लाट है ये, और इस तरह से इसकी घुटाई होने के बाद ये नीचे भी तेल निकल रहा है, ये तेल निकल रहा है। ये है कच्ची घानी का तेल, 30 टेम्परेचर का निकला हुआ है। ये 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसको निकालते हैं। के अंदर पिलाई होने के बाद करीब 45 मिनट तक ये प्रक्रिया यहाँ चलती है
उसके बाद एक्सपेलर में जाता है और इस कोहलू में जो 35 डिग्री टेम्परेचर पर करीब 75% जो तेल है सरसों का, कुल सरसों में करीब 40% मैक्सिमम तेल होता है, 35 से 40%। और यही वास्तविकता है पतंजलि के इस कच्ची खाने के तेल की कि इसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ उसको तैयार किया जाता है। फिर एक्सपेलर में अभी बाकी, एक्सपेलर आपको अभी दिखाते हैं। जो आयुर्वेद में जैसे दवा घुटती है, ऐसे जहाँ घुटाई हो रही थी उसको कोहलू बोलते हैं। तो कोहलू में पिलाई होने के बाद और 75% तेल निकलने के बाद इस एक्सपेलर में आता है। और एक्सपेलर एक नहीं है, वहाँ पर भी जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, इतनी उसकी स्पीड होती है, धीरे धीरे 45 मिनट तक वो प्रोसीजर चलता है। वहाँ 35 और यहाँ 80 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पर भी उसको फास्ट प्रोसीजर नहीं किया जाता। 6 एक्सपेलर हैं, पहले एक में, उसके बाद वही खल दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। ये आप नीचे देख रहे हैं 6 एक्सपेलर लगे हुए हैं और इन 6 एक्सपेलर में एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे के बाद प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद खल बनती है और जो पशुओं को खिलाने के काम आती है, उनका दूध बढ़े और पशु नए दूध भी हो, इसलिए इस सरसों की खल का पहले प्रयोग करते थे। अब तो सोलवेंट से करते हैं, उसमें तो पूरा मिट्टी रह जाती है, फिर सरसों की खल भी नहीं बच पाती है। चलिए इसका पूरा फाइनल प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। कोलू में पिलाई होने के बाद एक एक एक्सपेलर में फिर इसमें से जो शेष तेल रह जाता है, मैं कह रहा था 75% तेल तो कोलों में निकाल लिया जाता है, बाकी जो तेल रह जाता है वो इन कोलों के अंदर निकलता है और उसमें फिर ये जो खल है ये पूरी बाहर तो एक साथ इकट्ठी होगी। 6 एक्सपेलर है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें से ये 25% तेल निकलता है और फिर ये खल पूरी बाहर इकट्ठी हो जाती है। फिर कुछ सोलवेंट प्लांट वाले इस खल को खरीद लेते हैं और कुछ पशु को चारा के रूप में, पशु आहार के रूप में देने के लिए पशुपालक इसको खरीद लेते हैं। कच्ची घानी के सरसों के तेल की विशेषता आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे कि पूरे आंसू आने लग गए हैं। कच्ची घानी के तेल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें से नेचुरल वो झांस आती है। तो असली सरसों की झांस और असली सरसों का स्वाद वो आपको पतंजलि के कच्ची घानी के तेल में मिलता है। बाकी कुछ लोग तो कच्ची घानी के नाम पर क्या डाल देते हैं, सरसों के तेल में मिर्ची डाल देते हैं। तो यहाँ कोई मिर्ची का काम नहीं है, 1 ग्राम भी कोई मिर्ची इस प्लांट के अंदर नहीं दिखा सकता। ये सारा तेल माने कोहलू से, एक्सपेलर से पिलने के बाद सारा तेल जो है कहाँ से आता है, फिर ये इकट्ठा होकर के पाइप से, ये 8 टन का 8 टन का अंदर एक टैंक है, फिर उसको फिल्टर के द्वारा इधर ले लेते हैं। फर्स्ट फिल्टर ये है, फिर इसके बाद 8 टन का ये टैंक है। अच्छा, दो बार फिल्टर दूसरे फिल्टर को देते हैं, फिर इसमें फिल्टर करते हैं। तो यहाँ से अब फाइनल फिल्टर हो गया। फाइनल फिल्टर होगा। फाइनल फिल्टर की कैपेसिटी 8 टन। तो अक्सर कोई लोग 2 लगाते हैं, कोई 3 लगाते हैं, ये 4 लेयर लगी हुई है, 4 बार फिल्टर की, 4 बार 4 टाइम फिल्टर हो करके। और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इसका कपड़ा है, इसमें ये फिल्टर होता है और 4 बार ये फिल्टर होने के बाद में स्टोर टैंक में जाता है। स्टोर टैंक का नीचे, हाँ, स्टोर टैंक। फिर फाइनल कहाँ जाता है? फाइनल का वहाँ बड़े वाले स्टोर टैंक के। आगे आपको अभी दिखाते हैं कि यहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद में, अच्छा ये दूसरी लाइन है एक्सपेलर की, तो ऐसे 2 लाइन है। और यहाँ ये आप देख रहे हैं सामने 31 टन के कैपेसिटी के ऐसे 3 टैंक हैं। वहाँ पर ये तेल स्टोर होता है, यहाँ ये स्टोर होता है और इसके बाद आपको ये जहाँ फीलिंग होता है वो भी आपको दिखाएंगे और फाइनल खल कहाँ निकलती है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ ये खल उन 6 एक्सपेलर्स में पिलाई होने के बाद यहाँ ही गिर जाती है और यहाँ से फिर ये फाइनल खल बन गई और फाइनल तेल जहाँ बन रहा है वहाँ पर भी आपको ले चलते हैं। यहाँ अब पतंजलि का जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है वो फाइनल पैकेजिंग के लिए आ गया, आप देख रहे हैं।
और देश नहीं, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से आप इस तेल को चेक करवाएंगे, इसका टेस्ट कराएंगे, तो आपको ये 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि एडल्टेशन, मिलावट का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यहाँ ये 1-1 लीटर की पैकिंग बोतल की चल रही है, फिर ऐसे पाउच पैकिंग में और बड़े पैकिंग भी उपलब्ध कराया गया है। और ये इसका फाइनल लेबल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल, सरसों की झांस, सरसों का स्वाद। तो ये इसकी प्रामाणिकता है और यही कारण है कि बिना किसी विज्ञापन के, पवित्रता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, विश्वास के आधार पर, और जिन्होंने असली तेल खाया है सरसों का, कच्ची घानी का, वो इसको खरीदते हैं। एफएमसीजी फूड तथा आयुर्वेद मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ने वाली पतंजलि ने अपने कदम कई नए क्षेत्रों में भी बढ़ाए हैं। नए प्रकल्पों में एक प्रकल्प है पराक्रम सुरक्षा। सन 2017 में पराक्रम सुरक्षा का शुभारंभ हो गया था। पराक्रम सुरक्षा का लक्ष्य युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना और प्रशिक्षण पाने वालों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार करना है। पतंजलि ने लोगों को योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक किया है। इसी तरह पराक्रम सुरक्षा के माध्यम से पतंजलि लोगों में सुरक्षा की भावना भरना एवं देश की रक्षा करना चाहती है। पराक्रम सुरक्षा के सुरक्षा गार्ड्स पतंजलि के विभिन्न संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में पराक्रम सुरक्षा के जवान कॉर्पोरेट ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स व अन्य संस्थाओं में भी अपनी सुरक्षा देंगे। विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हम लोग उस सेवा को पा रहे हैं, परंतु जहां पर क्वालिटी की बात आती है, जब तक हम जवानों को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं देंगे, सही ढंग से उनको सिखाएंगे नहीं, तब तक वो सुरक्षा जिस रूप में हम चाहते हैं मुस्तैदी, क्योंकि 24 घंटा सुरक्षा नहीं होती है, वह 24 घंटा की सजगता और सावधानी की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मानसिकी, शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता होती है। तो वह कहीं ना कहीं हमको न्यूनता प्रतीत होती थी। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने एक विचार किया कि क्यों नहीं जो आज के अच्छे युवा हैं, उन युवाओं को छांट करके और अच्छे जो हमारे विभिन्न सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस सेवाओं में जो लोग ट्रेनिंग में रहे हैं, उन लोगों को बुला करके उनके माध्यम से ट्रेनिंग दे करके अपने युवाओं को चुस्त दुरुस्त एक सुरक्षा तंत्र क्यों न खड़ा किया जाए। एक संस्था को चलाने के लिए एक तपस्वी व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अभी हमको भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य हमारा 3 साल से मतलब ठंडा पड़ा हुआ था। हमको लग रहा था अभी इस सपने को कौन साकार करेगा, तो मैंने ऐसे नज़र दौड़ाई पिछले 25 सालों तक, कौन कर सकता है इस काम को। तो मेरे को अचानक याद आई कि इस काम को तो एनपी सिंह जी कर सकते हैं। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मेरे को नहीं पता था कि ये रिटायर हो गए। मैंने कहा सिंह साहब आपको एक कार्य करना है, क्योंकि उनका विद्या, वैदुष्य और उस पूरी प्रामाणिकता इनके जीवन की मुझे स्मरण थी, क्योंकि ये एसडीएम हुआ करते थे तब मेरे पास आते थे। और वो कार्य अब मुश्किल से 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। बोर्ड तो गठित हो चुका था, अब उसका करिकुलम, फिर उसका अब सलेबस, तो करिकुलम की भी तैयारी हो गई है, उसको एक लेवल पर पहुंचा दिया है। कुछ व्यक्ति मिलते हैं जिनको जीवन में कोई गिला शिकवा नहीं, पूर्ण तृप्त रहते हैं। तो ऐसे हमारे पूर्ण तृप्त व्यक्ति हैं एनपी सिंह जी, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। जीवन के अंदर जब हम किसी एक उत्तरदायित्व में पूरे समाहित हो जाते हैं ना, एक व्यक्ति एक बहुत बड़े कार्य का संपादन कर सकता है। अब जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड का, जब से आपको बहुत लोग उसमें काम कर रहे थे और भी बहुत से लोग हो सकते थे, लेकिन उसको परिणति तक पहुंचाने के लिए मानो भगवान ने इनको हमारे लिए तैयार कर दिया ऐसे है।
एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य पूरा यशस्वी हो जाएगा। अब जिनको शिक्षा में करोड़ों लोगों के भीतर दिव्यता के बीज बोना बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि संसार में कुछ सबसे बड़ा कार्य है तो अच्छे इंसान बनाने का, ये कार्य शिक्षा से पूरा होगा। और हम जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो अभी जिसके लिए हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अभी 4-5 साल में मूर्त रूप ले लेगा। ये जो पतंजलि और ऋचि सोया के माध्यम से जितना भी रिक्वायर्ड होगा, हमको 10-20 हज़ार करोड़ भी चाहिएगा तो हम इसमें लगाएंगे और आने वाले कम से कम 500 सालों के भारत की नींव डालने वाले इस कार्य के माध्यम से। और इस कार्य में अब इनको जो जरूरत है 250 लोगों का स्टाफ रिक्वायर्ड है उसके लिए। कितना? 250 लोगों का। भारतीय संस्कृति के प्रामाणिक प्रातिनिधिक दिव्य व्यक्तित्व योग ऋषि पूज्य स्वामी जी को हृदय के आभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी लोग वेदों, दर्शन, उपनिषद के ज्ञाता हैं और अध्येता हैं। मैं जब पूज्य स्वामी जी के जीवन को देखता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं योग ग्राम में बोल रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं अलग से भी विद्वज्जनों की सभाओं में, चर्चाओं में, परिचर्चाओं में जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं कहता हूं कि जैसे पूरी भारत की दार्शनिक चिंतन यात्रा को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके तमाम उपवेद, आयुर्वेद, अर्थवेद, गंधर्ववेद, जो भी उसके उपवेद हैं, जितने उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, अर्वाचीन उपनिषद, महाकाव्य काल के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, षड दर्शन है, सबका अगर आप अध्ययन करते हैं और पूरी उस जीवन यात्रा, उस दार्शनिक यात्रा का जो निकष तत्व है, जो नाभिकीय तत्व है, लोग कहते हैं कि गीता पूरे उपनिषदों के और वैदिक ज्ञान परंपरा के जो तात्विक ज्ञान था उसको व्यावहारिक स्तर पर लाने का भारतीय सनातन धर्म में एक रचनात्मक क्रांति का काम किया गीता ने। मैं इसके आगे एक पंक्ति जोड़ता हूं कि भगवत गीता में भी उस तात्विक ज्ञान को व्यावहारिक स्वरूप, सार्थक अर्थान्वित देने का संदेश तो है, लेकिन उसको वास्तव में जीवन पर मूर्त रूप में उतारने का अगर कोई काम किया है तो स्वामी रामदेव जी ने। तमाम शास्त्रों को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं। यदि पूज्य स्वामी जी के संपूर्ण जीवन यात्रा को, उनके संकल्पों को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को, उनके भारतीय संस्कृति के समस्त घटकों और अवयवों पर उनकी जो व्यापकता है दृश्य की, अगर उसको आप समवेत रूप से देखें और उसको मूर्त रूप में उतारते हुए देखें तो मुझे लगता है कि किसी भी दार्शनिक जो रेशमी बाल हैं उसके, मैं अक्सर व्यंग्य में कहता हूं कि दर्शनों के जो चोचलेबाजी है उसके बीच में उलझने की बजाय अपने गुरु जी के कर्मशीलता को और उनके संकल्प को देख लीजिए। समस्त भारतीय संस्कृति के दार्शनिक आध्यात्मिक यात्रा की आपको साक्षात्कृत आपकी आत्मा में हो जाएगा। ये मैंने खुद अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे अगर 1 लाख युवा मिल जाएं जो भारतीय संस्कृति की आत्मा से ओतप्रोत हो, उसके मूल्यबोध से आप्लावित हो, तो मैं पूरे देश के कायाकल्प कर सकता हूं। वो भी वैचारिक स्तर पर कहते हुए इस धरती से चले गए। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूं और गुरुकुल में ही निवास करने के लिए स्वामी जी ने मुझे अवसर दे दिया, तो जब वहाँ ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद तो वैचारिक स्तर पर कल्पनाशीलता में ही आध्यात्मिक यात्रा करते हुए पूर्ण करके चले गए, बट पूज्य स्वामी जी ने उसको यथार्थ में उतारने का काम करके दिखाया है।
और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होने लगेगी, दिव्य व्यक्तित्वों का शिल्प होने लगेगा राष्ट्र में, तो 1 लाख नहीं बल्कि 130 करोड़ में से कम 30 करोड़ युवा उस भारतीय संस्कृति की आत्मा से आप्लावित, भारतीय संस्कृति के मौलिक दर्शन से पूर्णतः पोषित पल्लवित एक वैश्विक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में निर्मित होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये बहुत बड़ा संकल्प है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया सिर्फ एक चंद्रगुप्त से। लोग कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो सकता व्यवस्था में। मैं कहता हूं कि एक विश्वामित्र जैसा गुरु और राम जैसा शिष्य, आचार्य विष्णुगुप्त जैसा रणनीतिकार गुरु और चंद्रगुप्त जैसा यशस्वी योद्धा हो तो किसी भी परिवर्तन की पटकथा लिखी जा सकती है। और मैं जब स्वामी जी को देखता हूं तो जो उनके अंदर का जो अंतस का संकल्प है और जो राष्ट्र के पुनरुत्थान का, उसके सशक्तिकरण का जो एक आभ्यंतर में उनको एक संकल्प, पीड़ा, उत्साह दिखता है, मुझे उमंग दिखती है, मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड उसको साकार स्वरूप देगा। और मैकाले की जो शिक्षा पद्धति ने भारतीय धरती पर यूरोपीय व्यक्तित्वों का जो निर्माण करने की फैक्ट्री खोल रखी थी, अभी भी चल रही है तेजी के साथ, उस पाप का शमन भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसी संस्था भविष्य में कर सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप स्वामी जी को देखिए, योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिक, शक्ति संपन्नता, स्वदेशी आंदोलन, सामाजिक क्षेत्र, किसानों को जैविक खेती से जोड़ना, ग्रामोद्योग मतलब फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड जिसको कहते हैं, कि खेती और खेती से इतर गतिविधियों से जोड़कर आय में वृद्धि करना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है। वो सारे ही संदर्भों में मैं देखता हूं तो कोई भी ऐसा, मुझे कोई भी क्षेत्र दिखाई नहीं पड़ता जहां पर कि स्वामी जी की व्यापक दृष्टि का संस्पर्श न हो गया। मैं अंतिम एक बात कह करके, भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पूज्य स्वामी जी का संकल्प है उसका मात्र एक वाक्य है, वैश्विक नागरिक भारतीय दृष्टिकोण से। अगर दृष्टिकोण अपना नहीं होगा, अगर हम किसी भी आपकी स्मृतियों को आज की तारीख से पहले का हम समाप्त कर दें और आज से कहें कि आप उत्थान करो, प्रगति करो, संभव है क्या? या आपकी आज की स्मृतियों में हम किसी दूसरे की स्मृति को डाल दें और फिर कहें आप एक मौलिक विकास करो, संभव नहीं है। उसी तरह राष्ट्र के किसी भी युवा में, शिशु के मानस में अगर भारतीय संस्कृति की सनातनता के मूल्यों की स्मृति अपभ्रंश हो गया, अगर भ्रंश स्मृति हो गई, तो वो राष्ट्र कभी उत्थान नहीं कर सकता। ये स्वामी जी का जो संकल्प है बहुत ही महनीय है और ये विज्ञान सम्मत है, ऐसा कोई भावनात्मक बात नहीं है। आज की तारीख में न्यूरोफिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट स्वामी जी बहुत सारा शोध किए। 1990 से लेकर 2005 के बीच में अनेक शोध हुए और उन शोधों में उन्होंने पाया कि जो अभिमन्यु की कथा सुनाई जाती है कि अभिमन्यु गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या का अध्ययन किया था, उन वैज्ञानिकों का मत यह है कि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, अभिव्यक्ति में अतिरंजना हो सकती है, लेकिन बच्चे का विकास मां के गर्भ में ही वह बाह्य पर्यावरण और वातावरण के सिग्नल्स को रिसीव करने लगता है, प्राप्त करने लगता है और उन सिग्नल्स के आधार पर वह भ्रूण के रूप में आने के बाद से लेकर 12 वर्ष की आयु तक ही उसका अवचेतन मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है और जो भी हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं हमारा मस्तिष्क की उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रसंस्करण करता है और इसके बाद एक फिनिक्स प्रोडक्ट देता है, विचार देता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 12 वर्ष तक ही बन जाता है
और वह इतना तेज है प्रसंस्करण में कि 1 सेकंड में 40 लाख सूचनाओं को प्रोसेस करता है। एक ही सेकंड में 40 लाख इंफॉर्मेशन, विच एवर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, 40 lakh इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड इन 1 सेकेंड। और जो हमारा मस्तिष्क 12 साल के बाद बनता है, चेतन मस्तिष्क, सजग मस्तिष्क जिसको कहते हैं, हम भौतिक जगत में, हम आध्यात्मिक जगत की सजगता की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक जगत में वह मस्तिष्क 1 सेकंड में सिर्फ 40 सूचनाओं का प्रसंस्करण करता है, मात्र 40। 1 और 40 लाख। तो 12 वर्ष की आयु तक जो मस्तिष्क बन गया, स्वाभाविक रूप से वह उसके बाद के निर्मित मस्तिष्क पर हमेशा अपना आधिपत्य रखेगा, डोमिनेट करेगा। तो वह जो मस्तिष्क अवचेतन है वो भारतीय संस्कृति के गर्भ से उत्पन्न हो और उसका अवचेतन इस तरह का निर्मित हो कि वैश्विक धरातल पर एक दिव्य व्यक्तित्व हो और वो भारतीय समूची ज्ञान परंपरा, चिंतन परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा के साथ और आधुनिक विज्ञान से समन्वित होते हुए ऋग्वेद के ऋत से लेकर फिजिक्स के पार्टिकल फिजिक्स तक की जितनी भी ज्ञान परंपरा है उससे पूर्ण हो जाए। वह निश्चित रूप से शोध विज्ञान के क्षेत्र में हम अग्रणी होंगे। यही भारतीय शिक्षा बोर्ड का मंतव्य है। स्वामी जी का आह्वान है, आपका आदेश है। जो कुछ भी मेरी ऊर्जा, माँ शारदा, वेद माता की जो भी शक्तियाँ, उनकी जो आशीष, जो कुछ भी हम लोगों के पास होगा, हम सभी लोग मिलकर उनके सपनों को उनके नेतृत्व में साकार करने की कोशिश करेंगे। ये नया वर्ष हमें उसी तरह का एक नया प्रकाश दे, जिस तरह भगवान भास्कर का प्रकाश पश्चिम से आ रहा है, पूज्य स्वामी जी का प्रकाश ठीक सामने उनके है। दोनों का मिश्रित यौगिक प्रकाश भारत को एक नवीन क्षितिज पर ला करके प्रकाशवान करेगा, ये मेरा विश्वास है।